फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडवोकेट क्लब। तो हम देख रहे थे फ्रेंड महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट 1999, जिसकी टोटल सेक्शन 60 है। नॉन एग्जॉस्टिव है ये कायदा, स्टेट लिस्ट में आता है, महाराष्ट्र का एक्ट है ये। एंड हमारा जो फर्स्ट पार्ट था प्रिलिमिनरी, उसमें सेक्शन 1 to 7 डील करते थे। हम अपने 7 के डेफिनेशन वाले क्लॉज पे थे, जिसमें हमने 5वां सब क्लॉज देखा था लाइसेंस की डेफिनेशन। अब हम देखेंगे सेक्शन 6 लोकल अथॉरिटी के डेफिनेशन, इसका मीन्स क्या बोलता है। Please friends share, subscribe to my channel, like to my channel. A. The Mumbai Municipal Corporation constituted under the Mumbai Municipal Corporation Act, or the Nagpur Municipal Corporation constituted under City of Nagpur Municipal Corporation Act 1948, or any municipal corporation. Oh, just a minute. इन शॉर्ट इसमें क्या आता है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो भी हो गए वो आएंगे। नेक्स्ट अपने ज़िला परिषद जो पंचायत होते हैं, पंचायत समिति, ज़िला परिषद, टाउनशिप के जो एक्ट के अंदर आते हैं, या फिर विलेज पंचायत, कंटोनमेंट होते हैं, वो एरियाज़ आएंगे। ट्रस्ट हो गए, वो भी इनमें इंक्लूड हो जाएगा। ओके, ट्रस्ट भी उसमें आ जाएंगे। देन इसमें बोर्ड जो होते हैं, वक्फ बोर्ड, अथॉरिटी बोर्ड जो भी आते हैं, वो बोर्ड्स भी जो है इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। कॉरपोरेशन जो होते हैं वो भी इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। किसमें? लोकल अथॉरिटी में ये सब कुछ लोग आते हैं। एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये सब कौन होते हैं? लोकल अथॉरिटीज होते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है पेइंग गेस्ट की। पेइंग गेस्ट मीन्स अ पर्सन नॉट बीइंग अ मेंबर ऑफ द फैमिली। वो क्या होता है? मेंबर नहीं होता है फैमिली का। और who is given a part of the premises in which the licensor reside on license। लाइसेंस के ऊपर जो रहता है लाइसेंसर, किस में? प्रीमाइसेस के पार्ट में, मतलब घर के किसी हिस्से में, बट वो फैमिली मेंबर नहीं होता है, उसको पेइंग गेस्ट कहा जाता है। परमिटेड इंक्रीजेज मीन्स एन इंक्रीजेज इन रेंट परमिटेड अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। ये एक्ट के प्रोविजन में जहाँ बताया हुआ, जैसा टैक्स बढ़ता है, कुछ रिपेयर करते हैं, तो कुछ रेंट जो बढ़ा रहे हो, वो रेंट जो बढ़ा के मिलता है वो परमिटेड इंक्रीजेज होता है। नेक्स्ट है इसमें प्रीमाइसेस। प्रीमाइसेस मीन्स एनी बिल्डिंग और पार्ट ऑफ बिल्डिंग लेटर गिवन ऑन लाइसेंस सेपरेटली अदर देन फार्म बिल्डिंग इंक्लूडिंग। तो इसमें कौन सा प्रीमाइसेस को क्या क्या बोलेंगे? बिल्डिंग और बिल्डिंग का कोई पार्ट जो लाइसेंस पे दिया हुआ हो, इंक्लूडिंग गार्डन आएगा, उसमें गैरेज आएगा, आउट हाउस आएगा। ओके, प्रीमाइसेस मीन्स क्या होता है? बिल्डिंग और उसका कोई पार्ट होगा, गार्डन होगा, कोई ग्राउंड होगा, गैरेज होगा, आउट हाउस होगा, ये सब कुछ होगा, जो होगा पार्ट ऑफ बिल्डिंग का अगर होगा तो वो भी प्रीमाइसेस में इंक्लूड होगा। एंड एनी फिटिंग अफिक्स्ड टू सच बिल्डिंग, या कुछ भी बिल्डिंग के साथ अफिक्स होगा, जुड़ा हुआ होगा कोई पार्ट ऑफ अ बिल्डिंग फॉर मोर बेनिफिशियल इन्जॉयमेंट देयर ऑफ, इन्जॉय करने के लिए बिल्डिंग से जो होगा बेनिफिशियल होगा, जो एंजॉयमेंट के लिए, वो भी क्या होगा? प्रीमाइसेस में इंक्लूड होगा। बट इट डज नॉट इंक्लूड, पर क्या है? इंक्लूड नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट होता है, कभी फ्रेंड एग्जाम में पूछा जाता है। रूम और अदर अकोमोडेशन इन होटल और लॉजिंग हाउस। लॉजिंग हाउस में और जो होटल में रूम्स होते हैं वो इंक्लूड नहीं होंगे प्रीमाइसेस में, ये बोलता है हमारा सब क्लॉज 9। देन है हमारा सब क्लॉज 10, प्रीमाइसेस रिक्विजिस्ट। इसमें क्या आता है फ्रेंड? रिक्विजिस्ट अंडर रिक्विजिशन एक्ट। तो इसमें कुछ नहीं, कंटिन्यू अंडर रिक्विजिशन किस में आता है? बॉम्बे लैंड रिक्वेजिशन एक्ट, जो अब मुंबई हो गया, महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट जो होगा लैंड रिक्वेजिशन एक्ट। बॉम्बे था पहले, अब महाराष्ट्र लैंड रिक्वेजिशन एक्ट हो गया, इसका नाम रिपील हो गया। देन है हमारा 11 प्रिस्क्राइब मीन प्रिस्क्राइब बाय रूल, जो भी इसमें रूल दिए वो प्रिस्क्राइब करे वो। रिपील एक्ट, रिपील्ड एक्ट मीन्स एक्ट रेफर टू इन सबसेक्शन 50, जो रिपील हो चुके। रूल्स मीन्स मेड अंडर दिस एक्ट, इस एक्ट में जो रूल्स दिए हैं वो। स्टैंडर्ड रेंट मीन्स रिलेशन टू एनी प्रीमाइसेस। स्टैंडर्ड क्या होंगे? जो रेंट इज फिक्स बाय द कोर्ट, जो कोर्ट ने फिक्स करके रखा होगा वो रेंट। फेयर रेंट इज नॉट सो फिक्स, वेर द स्टैंडर्ड रेट और जो फेयर रेंट होता है वो नॉट सो फिक्स होता है। देन सब्जेक्ट ऑफ क्या होता है? जैसे जिस टाइम पे जैसे लगेगा उस तरह से होगा ना, बोल के नहीं रखा जा सकता कि इतना होगा, वो जगह पे डिपेंड करता है,
वो कितना परमिट कितना होना चाहिए उसका स्टैंडर्ड मार्केट वैल्यू पे भी डिपेंड करता है, वो बताता है बस वो। ये कौन सी तारीख से बोला गया था, क्या बोलेगा था, ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर इन एनी ऑफ द केस स्पेसिफाइड इन सेक्शन 8 रेंट फिक्स बाय द कोर्ट। सेक्शन 8 में जो बताया गया है उस प्रोविजन की तरह से उसमें जो क्राइटेरिया दिया है वो क्राइटेरिया के ऊपर रेंट फिक्स किया जाता है, ये बोलता है बस। देन है टेनेंट की डेफिनेशन। टेनेंट मीन्स अ पर्सन बाय हुम और ऑन हुज अकाउंट रेंट इज पेबल फॉर एनी प्रीमाइसेस इंक्लूड। ऑन हुज अकाउंट रेंट इज पेबल उसको बोलते हैं टेनेंट। टेनेंट में कौन कौन आएगा? पहला जो टेनेंट है वो खुद आएगा, जो डीम टेनेंट है वो आएगा, डीम टेनेंट हम देखेंगे आगे फ्रेंड, और सब टेनेंट है और वो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर परमिशन लेके करा हुआ है कंसेंट के साथ लैंडलॉर्ड के, तो वो सब टेनेंट भी क्या होगा? टेनेंट की डेफिनेशन में आएगा। टाइटल अंडर टेनेंट वो भी इसी में इंक्लूड होगा। देन आएगा हुज इंटरेस्ट इस प्रीमाइसेस हैज़ बीन असाइंड और ट्रांसफर एज परमिटेड, वो भी आएगा। बाय वर्च्यू अंडर प्रोविजन ऑफ एनी ऑफ द रिपील्ड एक्ट अ पर्सन हु इज डीम्ड टू बी टेनेंट अंडर सेक्शन 25। 25 में क्या बताया हुआ है? डीम्ड टू बी टेनेंट कौन होगा, ये सेक्शन 25 में बताया हुआ है। देन अ पर्सन whom interest premises has been assigned or transfer अंडर सेक्शन 26, जिसका इंटरेस्ट होगा वो इन रिलेशन टू एनी प्रीमाइसेस व्हेन द टेनेंट डाइज, जब अगर टेनेंट मर जाता है। वेदर द डेट ऑकर बिफोर और आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट एनी मेंबर ऑफ द टेनेंट फैमिली हु, अगर टेनेंट की डेथ हो जाती है तो टेनेंट की फैमिली मेंबर उसमें से कौन होगा? वेर दे आर लेट फॉर रेसिडेंट, अगर वो रेसिडेंट रहने के लिए जगह दी गई होंगी। वेर दे आर लेट फॉर एजुकेशन बिजनेस ट्रेड स्टोरेज, इसमें दो प्रकार आते हैं फ्रेंड। पहला क्या आएगा कि वो रहने के लिए दिया गया था या किसी बिजनेस के पर्पज़ के लिए दिया गया था। अगर रहने के लिए दिया गया था तो क्या होगा? विद द टेनेंट एट द टाइम ऑफ हिज डेथ और इन द एब्सेंस ऑफ सच मेंबर, अगर एब्सेंस है वो मेंबर का, एनी हेयर्स ऑफ द डिसीज टेनेंट एज मे बी डिसाइडेड इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट। एग्रीमेंट नहीं होगा, अगर एग्रीमेंट होगा तो एग्रीमेंट के हिसाब से होगा, एग्रीमेंट नहीं होगा तो बाय द कोर्ट होगा। फैमिली का कोई भी मेंबर होगा उसके तो वो रहेगा। अब इसमें क्या है फ्रेंड? द प्रोविजन ऑफ दिस क्लॉज फॉर ट्रांसमिशन ऑफ टेनेंसी शैल नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड टू द डेथ ऑफ द ओरिजिनल टेनेंट बट शैल अप्लाई इवन ऑन द डेथ ऑफ द सब्सिक्वेंट टेनेंट वो बिकम्स टेनेंट अंडर दिस प्रोविजन ऑन द डेथ ऑफ द लास्ट प्रोसीडिंग टेनेंट। तो पहला टेनेंट नहीं, सेकंड वाला टेनेंट भी उसके मरने के बाद ये टेनेंट बन जाता है, सब टेनेंट है अगर, तो ये टेनेंट बन जाता है कि उसके मरने के बाद भी जो होगा तो उसके एक्सप्लेनेशन है कि उसके बाद भी यही होगा। तो इसमें जो दो है, जो रेसिडेंशियल पर्पज़ के लिए थे उसमें क्या होगा? उसके फैमिली मेम्बर जो हो गए फ्रेंड्स, तो उनको क्या होगा? टेनेंसी का जो राइट है मतलब वो रहेंगे। फैमिली में जो रहता था उसकी डेथ होगी फादर की, तो उसके फैमिली बच्चे तो रहेंगे ना उसमें, वैसा होगा। लेकिन अगर एजुकेशन बिजनेस पर्पज़ के लिए दिया हुआ होगा तो उसका कोई पार्टनर होगा उसके साथ में, अगर पार्टनर होगा तो वो जो पार्टनर उसके साथ रहता था एट द टाइम ऑफ डेथ तो वो टेनेंसी कंटिन्यू करेगा फ्रेंड, ना कि फैमिली मेम्बर। ये डिफरेंस है आई और सेकंड रेफरेंस। ओके चलिए, सो हमारा चैप्टर सेकंड है। चैप्टर सेकंड भी हम थोड़ा स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। आज कल मैंने वो सेक्शन कंप्लीट करना चाहिए था बट बढ़ गया था इसलिए मैंने आज पे ले लिया है। ओके फ्रेंड, प्लीज़ शेयर करिए फ्रेंड, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए मेरे चैनल को। चलिए, तो हमारा सेकंड जो चैप्टर है वो डील करता है सेक्शन 8 to 14 से, जो प्रोविजन बताता है रिगार्डिंग टू फिक्सेशन ऑफ स्टैंडर्ड रेट एंड परमिटेड इंक्रीजेज। जो स्टैंडर्ड रेट होता है मार्केट वैल्यू के हिसाब से वो फिक्स करके देता है कोर्ट इसमें, और जो एक्स्ट्रा जो खर्चा बढ़ा है उसका जो इंक्रीज बढ़ा के लेना चाहिए वो भी कोर्ट क्या करता है? इस सेक्शन में बढ़ा के देता है। तो सेक्शन 8 क्या बोलता है? कोर्ट में फिक्स स्टैंडर्ड रेट एंड परमिटेड इंक्रीज इन सर्टन केसेस सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 9। सेक्शन 9 में जो दिया हुआ है उसके प्रोविजन को सब्जेक्ट में रखते हुए, अलग रखते हुए, इन एनी ऑफ द फॉलोइंग केसेस द कोर्ट क्या कर सकता है? मे है, डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ कोर्ट है, नॉट शैल है। अपॉन एनी एप्लीकेशन मेड टू इट फॉर द पर्पज और इफ एनी सूट और प्रोसीडिंग फिक्स द स्टैंडर्ड रेंट एट सच अमाउंट एज हैविंग रिगार्ड टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट एंड द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस द कोर्ट डीम्ड जस्ट। कोर्ट को लगता है नेसेसरी है, और वो भी कब? एप्लीकेशन करती है कोई पार्टी, कोई भी पार्टी हो, लैंडलॉर्ड या टेनेंट जो भी हो, अगर पार्टी क्या करती है? एप्लीकेशन करती है कि, या फिर कोई सूट प्रोसीडिंग लगाती है कि स्टैंडर्ड रेट फिक्स करके दो, और कोर्ट को लगता है कि ये रीजनेबल है, करना चाहिए, तब ये कोर्ट क्या करता है? प्रोसीडिंग इनिशिएट करता है। वेयर द कोर्ट इज सेटिस्फाइड, देखिए कोर्ट जब सेटिस्फाइड होता है, देयर इज नो सफिशिएंट एविडेंस टू असर्टन द रेंट
at which the premises were let in any one of the cases mentioned in paragraph 1 and 2 of subclause B of clause 14 of section 7 में हमने जो देखा था ना 14 में बी के फर्स्ट एंड सेकंड में पैराग्राफ में, उसमें जो बताया गया सफिशिएंट एविडेंस नहीं है कि रेंट कितना फिक्स किया गया, कहीं पर भी लिख के रखे वाला नहीं है, और उसको ज़रूरी है कि फिक्स करके देना। कोर्ट को सेटिस्फाइड कर लेता है कोर्ट की ऐसा कहीं मेंशन नहीं है, कहीं लिखा हुआ नहीं है, कोई एग्रीमेंट नहीं है, कहीं बातचीत नहीं हुई थी, तो क्या करेगा कोर्ट फिक्स करके दे देगा। वेयर बाय रीजन ऑफ द प्रीमाइसेस हैविंग बीन लेड at one time as a whole or in a part and at another time in part or as a whole or for any other reasons। मतलब पहले क्या हुआ, लेट वन टाइम एक दिया हुआ है, वो पार्ट दे दिया हुआ और पार्ट क्या करे, अनदर पार्ट क्या करे, दूसरे टाइम पे दिया, पहले वाले पार्ट का कुछ अलग था, दूसरे वाले पार्ट का कुछ अलग था, ऐसा कोई भी रीज़न होगा कि पहले कौन से रेंट से दिया था, बाद में कौन सा रेंट, सब एम्बिग्यूटी होगी उसमें, तब भी कोर्ट क्या करता है रेंट फिक्स करके देता है। वेर एनी प्रीमाइसेस हैव बीन और आर लेट रेंट फ्री होगा कि पहले का स्थायी 1 रुपया देते थे और वो रेंट है तो वो रेंट वैसे ही चढ़ रहा है। अभी भी बॉम्बे में बहुत सारे ऐसी जगह है फ्रेंड्स जहाँ मिनिमम नॉमिनल रेंट के ऊपर लोग रहते हैं, तो इस तरह से कुछ होगा तो एट या नॉमिनल रेंट देखिए, ऐसे कुछ नॉमिनल रेंट होंगे और फॉर सम कंसिडरेशन इन एडिशन टू रेंट, इस तरह से कुछ होगा तो क्या करेंगे उसके वास्ते भी कोर्ट फिक्स करके देगा स्टैंडर्ड रेंट। वेर देर इज एनी डिस्प्यूट बिटवीन द लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट रिगार्डिंग द अमाउंट ऑफ स्टैंडर्ड रेंट, ये क्या है फ्रेंड, ये 4 क्लॉज है। इस अगर कोर्ट को ये चारों चीज़ों में लगता है नेसेसरी है तब क्या कोर्ट करेंगे स्टैंडर्ड रेट फिक्स करके देगा कोर्ट, वो भी एप्लीकेशन के ऊपर। इफ देर इज एनी डिस्प्यूट बिटवीन लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट रिगार्डिंग द अमाउंट ऑफ परमिटेड इंक्रीजेस द कोर्ट में डिटरमाइन सच अमाउंट। पहला क्या था इसमें फ्रेंड कि स्टैंडर्ड रेंट फिक्स करके देगा कोर्ट, दूसरा क्या परमिटेड इंक्रीजेस होगा, डिस्प्यूट होना चाहिए लेकिन दोनों के बीच में, तब क्या कोर्ट करेगा कोर्ट डिटरमाइन करेगा और फिक्स करके देगा। इफ़ एनी एप्लीकेशन फॉर फिक्सिंग स्टैंडर्ड रेंट और फॉर डिटरमाइनिंग द परमिटेड इंक्रीजेस इज मेड बाय टेनेंट, अगर टेनेंट करता है तब क्या होगा कोर्ट शैल फोर्थविथ स्पेसिफाई द अमाउंट ऑफ रेंट और परमिटेड इंक्रीजेस विच आर टू बी डिपॉजिट इन द कोर्ट बाय द टेनेंट एंड मेक एन ऑर्डर डायरेक्टिंग द टेनेंट टू डिपॉजिट such amount in court or at the opinion of the tenant make an order to pay to the landlord such amount thereof as the court may specify pending the final decision of the application। A copy of the order shall be served upon the landlord। तो कोर्ट क्या करेगा डिपॉजिट करने लगाएगा किसको, टेनेंट को, कहाँ पर, या तो कोर्ट में या तो वो लैंडलॉर्ड को पे करने को बोलेगा और उसकी जो कॉपी है वो अगर कोर्ट में पे करता है तो उसको लैंडलॉर्ड को जो कॉपी है वो सर्व करेगा कोर्ट, फाइनल डिसीजन जो भी होगा उसके ऊपर। आउट ऑफ एनी अमाउंट डिपॉजिटेड इन द कोर्ट अंडर क्लॉज 1 अंडर क्लॉज ए द कोर्ट में मेक एन ऑर्डर फॉर पेमेंट ऑफ सच रीजनेबल सम टू द लैंडलॉर्ड टूवर्ड पेमेंट ऑफ द रेंट और इंक्रीजेस ड्यू टू हिम एज इट थिंक, कुछ ड्यू होगा उसका तो कोर्ट क्या करेगा उसको वह देने ही लगाएगा, रीजनेबल सम जो भी होगा, रीजनेबल काउंट करके टोटल जितना भी होगा वो लैंडलॉर्ड को देने का ऑर्डर जो है पेमेंट का कोर्ट पास करेगा। इफ़ द टेनेंट फेल्स टू डिपॉजिट, अगर किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, टेनेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। अगर इफ टेनेंट फेल्स टू डिपॉजिट सच अमाउंट, कोर्ट ने बोला ये अमाउंट तो पेड करो, सम ऑफ जो भी इंक्रीजेस का निकलता है वो, और टेनेंट फेल हो गया, नहीं पे किया उसने, एज द केस में भी टू पे सच अमाउंट देयर ऑफ टू द लैंडलॉर्ड हिज एप्लीकेशन शैल बी डिसमिस, तो क्या होगा टेनेंट का जो एप्लीकेशन था वो डिसमिस हो जाएगा फ्रेंड। और ये जो रेंट है वो 1 मंथ का रेंट होगा एटलीस्ट फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट सब क्लॉज हमारा 4, वेर एट एनी स्टेज ऑफ अ सूट फॉर रिकवरी ऑफ रेंट, रिकवरी है रेंट का जो रिकवर करना होता है, ऐसा कोई सूट होगा उसी कोई भी स्टेज होगी, वेदर विथ और विदाउट अ क्लेम फॉर पोजेशन, उसमें पोजेशन का क्लेम किया हो या ना किया हो, फॉर द प्रीमाइसेस द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट द रेंट इज एक्सेसिव, रेंट ज़्यादा है, एंड स्टैंडर्ड रेंट शुड बी फिक्स, कोर्ट को लगता है कि रेंट जो है फिक्स करना चाहिए, रेंट ज़्यादा ले रहा है, एक्सेसिव ले रहा है, बढ़ा के ले रहा है, तो कोर्ट क्या करेगा, मे है, कोर्ट का डिस्क्रिप्शन पावर है, एंड इन एनी अदर केस इफ इट अपीयर्स टू द कोर्ट दैट इट इज़ जस्ट एंड प्रॉपर टू मेक सच ऑर्डर द कोर्ट मे मेक एन ऑर्डर directing the tenant to deposit in the court forthwith such amount to of the rent as, just a minute, the court may make an order directing the tenant to deposit in court forthwith such amount of the rent as the court consider to be reasonable due to the landlord or the option of the tenant
an order directing him to pay to the landlord such amount thereof as the court may specify. सेम क्लॉज है फ्रेंड, कोर्ट में जमा करो या टेनेंट के पास जमा, लैंडलॉर्ड के पास जमा करा दो, और जो रिजनेबल है उसका ड्यू बचे वाला उतना. देन बी है द कोर्ट में फर्दर मेक एन ऑर्डर डायरेक्टिंग द टेनेंट टू डिपॉजिट इन कोर्ट periodically such amount as it considered proper as interim standard rent or at the option of the tenant, an order to pay to the landlord such amount thereof as the court may specify during pendency of the suit. कोई सूट पेंडेंट मतलब अभी सूट चल रहा है, प्रोसीडिंग चल रही है, अभी हुआ नहीं है, उसका डिसीजन डिक्लेयर नहीं हुआ है, पेंडेंसी है उसकी, और वो चलते हुए सूट में कुछ इंटीरियम स्टैंडर्ड रेंट जो प्रॉपर लगता है कोर्ट को, वो बोलता है कि पीरियडिकली इतने महीने का या इतने साल का तुम इतना इतना डिपॉजिट करा दो, तो वो कराना पड़ेगा उसको कोर्ट में. द कोर्ट में आल्सो डायरेक्ट दैट इफ़ द टेनेंट फेल्स टू कंप्लाई, अगर फिर फेल्स हो गया, पहले भी देखा था हमने, अगर टेनेंट फेल होगा तो क्या होगा, विथ एनी ऑर्डर मेड अफोरसेड विद इन सच टाइम एज मे बी अलाउ बाय इट शैल नॉट बी इंटाइटल्ड टू अपीयर इन और डिफेंड द सूट एक्सेप्ट लीव ऑफ द कोर्ट. ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड. क्या होगा, अगर डिफेंडेंट ने कोर्ट ने बोले वाले जो ऑर्डर्स थे पैसे पे करने के लिए लैंडलॉर्ड को या फिर कोर्ट में, वो करने के लिए फेल्स होगा और उसने नहीं पे किया, तो नहीं पे किया वो बोले वाले टाइम में, तो क्या होगा, वो इंटाइटल नहीं होगा वो सूट को डिफेंड करने के लिए, लड़ने के लिए. या कब लड़ सकता है वो, मगर उसका राइट ख़त्म नहीं होगा, रेमेडी ख़त्म हो गई तो एक्सेप्ट क्या होगा, अगर वो कोर्ट की लीव लेकर आता है कि कोई रीज़न बताता है, और ऐसा कुछ रीज़न बताता है कि कोर्ट को एग्री हो जाता है और कोर्ट लीव अलाउ करता है, देन वो सूट डिफेंड कर सकता है फिर से. ये बोलता है सी क्लॉज हमारा, विच लीव में भी ग्रांटेड सब्जेक्ट टू सच टर्म एंड कंडीशन. और कोर्ट क्या करेगा, उस पर टर्म एंड कंडीशन भी लगाएगा. क्या टर्म एंड कंडीशन लगाएगा, तो वो अमाउंट कोर्ट में पहले जमा करा दे बोल के, ऐसा कुछ कंडीशन कोर्ट लगा सकता है उस पर. एंड इसमें क्या है फ्रेंड, नो अपील शैल लाई फ्रॉम एनी ऑर्डर ऑफ द कोर्ट अंडर सबसेक्शन 3 and 4. इसमें कोई अपील जो है वो फ्रेंड नहीं होती है, नो अपील. An application under this section may be made jointly by all or any of the tenant interest in respect of the premises situated in sub building. तो इसमें क्या होगा, जो एप्लीकेशन लगाया जा रहा है फ्रेंड, तो ये जॉइंटली जितने भी टेनेंट रहते हैं वो सब मिलके एक साथ लगा सकते हैं, या कोई उसमें से एक भी लगा सकता है. नो एप्लीकेशन फॉर स्टैंडर्ड रेंट इन सर्टन सर्कमस्टेंस. अभी ये सेक्शन 9, कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस होते हैं जहाँ पे कोई स्टैंडर्ड रेंट जो है वो नहीं सर्कल लगाया जा सकता. तो क्या, नो कोर्ट शैल अपॉन एन एप्लीकेशन, इसमें एप्लीकेशन कंपलसरी होता है, किसी पार्टी ने एप्लीकेशन करना चाहिए, और इस कोर्ट क्या करेगा, नहीं करेगा ऐसा ऑर्डर किसी भी एप्लीकेशन पे, और इन सीटर प्रोसीडिंग या कोई सूटर प्रोसीडिंग चल रही होंगी उसमें फिक्स स्टैंडर्ड रेंट ऑफ एनी प्रीमाइसेस अंडर सेक्शन 8, जो ऊपर हमने देखा सेक्शन 8 उसमें, और इंटरटेन एनी प्ली दैट द रेंट ऑफ इंक्रीजेस, प्ली कोई भी ऐसी जिसमें रेंट और इंक्रीजेस आर एक्सेसिव मतलब ज़्यादा है, इफ द स्टैंडर्ड रेंट आर परमिटेड इंक्रीजेस इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेम प्रीमाइसेस हैव बीन ड्यूली फिक्स बाय कॉम्पिटेंट कोर्ट. पहले किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट ने फिक्स करके रखा होगा तो दूसरा कोर्ट इंटरटेन नहीं करेगा. और वो कैसा होना चाहिए, मेरिट पे हुआ होना चाहिए, लेकिन विदाउट फ्रॉड होना चाहिए, कोई फ्रॉड नहीं किया हुआ होना चाहिए उस टाइम पे जब वो ऑर्डर पास हुआ था, एरर नहीं होना चाहिए, कोल्यूजन नहीं होना चाहिए, एंड देयर हैज़ बीन नो स्ट्रक्चरल अल्टरेशन और चेंज इन द एमेनिटीज और इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी अदर फैक्टर्स विच आर रिलेवेंट टू द फिक्सेशन ऑफ द स्टैंडर्ड रेंट और चेंज इन सच इंक्रीजेस देयर आफ्टर इन प्रीमाइसेस. इन शॉर्ट, किसी और कोर्ट ने कोई इरोनियसली डिसीजन नहीं दिया है और सब फैक्ट एंड डिसीजन देखते हुए डिसीजन दिया है, फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस देखते हुए डिसीजन दिया है, कोई रेंट फिक्स करके रखा है, तो दूसरा कोर्ट उसी सेम टॉपिक पे सेम जगह के लिए सेम रेंट की बात के ऊपर कोई भी अलग से नहीं देगा जजमेंट, रेमेडी नहीं मिलेगी उसको. तो स्टैंडर्ड रेंट कोर्ट क्या करेगा, फिक्स नहीं करेगा इस टाइम पे जब दूसरे कोर्ट ने फिक्स करके रखा हो. इन शॉर्ट, देन है नेक्स्ट 10, रेंट इन एक्सेस ऑफ स्टैंडर्ड रेंट इलीगल. स्टैंडर्ड रेट से ज़्यादा कोई ज़्यादा रेंट लेते हैं तो वो इलीगल कहलाता है. सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 6, इट शैल नॉट बी लॉफुल. क्या लॉफुल नहीं है, क्लेम और रिसीव, मांगना या रिसीव करना, ऑन अकाउंट ऑफ रेंट फॉर एनी प्रीमाइसेस एनी इंक्रीजेस अबव द स्टैंडर्ड रेट से ज़्यादा, एंड द परमिटेड इंक्रीजेस अनलेस, कब,
Landlord was before the coming into operation of this act entitled to recover such increases by virtue of under provision of any of the repealed act or is entitled to recover such increase under the provision of this act. क्या कर सकता है? लॉफुल नहीं है क्लेम करना स्टैंडर्ड रेंट से ज़्यादा कोई भी चीज़, अनलेस लैंडलॉर्ड वाज बिफोर इनटू ऑपरेटिंग दिस एक्ट, ये एक्ट ऑपरेट होने के पहले जो है ये इसमें क्या पनिशमेंट दी हुई है, किस तरह से होता है. एनी कॉन्ट्रवेंशन, अब कोर्ट ने बोला है नहीं करना है, इंक्रीज नहीं कर सकता है, रिकवर सच इंक्रीजेस बाय वर्च्यू, और उसके बाद भी अगर वो करता है कॉन्ट्रवेंशन ऑफ प्रोविजन ऑफ सेक्शन 1 शैल बी ऑफेंस पनिशेबल ऑन कन्विक्शन विथ इम्प्रिजनमेंट नॉट एक्सीडिंग 3 मंथ. तो कितना है? 3 मंथ है. फाइन नॉट एक्सीडिंग 5,000 रुपीज़ और विथ बोथ 3 मंथ होगा या 5,000 उसको फाइन लगेगा. किसको? लैंडलॉर्ड को. अगर लैंडलॉर्ड ने क्या किया, कोई भी स्टैंडर्ड रेट बोला है उससे ज़्यादा अगर ले रहा है तो ये पनिशेबल होगा, और इसकी पनिशमेंट कितनी है? 3 मंथ एंड 5,000 रुपीज़. इंक्रीजेस इन रेंट एनुअली and on account of improvement etc. special addition etc. and heavy repairs. तो 11 में क्या बताया हुआ है? इंक्रीज़ कब कर सकते हैं रेंट? एनुअली, जब कुछ इम्प्रूवमेंट किए या फिर कोई स्पेशल एडिशन वगैरह किया जाता है तो उस टाइम पे जो है रेंट को जो है इंक्रीज़ किया जा सकता है. आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट लैंडलॉर्ड शैल बी इंटाइटल्ड टू मेक एन इंक्रीज़ कर सकता है 4% पर एनम. खाली कितना फ्रेंड? 4% करेगा पर एनम इन द रेंट ऑफ द प्रीमाइसेस लेट फॉर एनी ऑफ द पर्पस रेफर इन सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 2. एक्सप्लेनेशन फॉर द पर्पस ऑफ दिस सबसेक्शन द पीरियड ऑफ 1 year on the completion of which rent shall be so increased shall be commuted from the date of commencement of this act. The landlord shall also be entitled to make such increases in the rent of the premises as may be reasonable for the improvement and structural alteration for the premises which has been made with the consent of 70% tenant give in writing. इसमें क्या होगा? कोई स्ट्रक्चरल अल्टरेशन किया है या कोई रीजनेबल इम्प्रूवमेंट की है और वो टेनेंट की मर्ज़ी से की है विथ रिटर्न उनके कंसेंट के साथ, तो क्या होता है 70% तक जो है आप रेंट बढ़ा सकते हो उस टाइम पे. Explanation in this subsection: improvement and alteration do not include repair which the landlord is bound to make. तो उसमें क्या होगा? इंक्लूड नहीं होगा ऐसा रिपेयर. अल्टरेशन और इम्प्रूवमेंट होगा तो वो रेंट बढ़ा के ले सकता है एक्सेसिव, मगर ऐसा रिपेयर जो लैंडलॉर्ड बाउंड है करने के लिए, ज़रूरी है, नेसेसरी है, उसको उसके लिए बोल के वो रेंट बढ़ा के नहीं ले सकता. थर्ड है हमारा नथिंग एनीथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 2 but subject to provision of clause B and D, landlord shall further entitled to make increases in rent. फर्दर क्या है? इंटाइटल है क्या वास्ते इंक्रीज करने के लिए रेंट ऑफ द प्रीमाइसेस बाय एन एडिशन ऑफ द रेंट इन मैनर प्रिस्क्राइब ऑफ एन अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 15% पर एनम ऑफ द एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन अकाउंट ऑफ स्पेशल एडिशन. कोई स्पेशल एडिशन करता है तो 15% तक. प्रीमाइसेस और स्पेशल अल्टरेशन मेड देयरिन और एडिशनल एमिनिटीज provided for the premises or on account of improvement of special alteration made under subsection 2 after the commencement of this act. ऐसा कुछ कमेंसमेंट में करता है वो, क्या क्या करता है? इम्प्रूवमेंट, स्ट्रक्चरल अल्टरेशन, एडिशनल एमिनिटीज देता है, तो इस टाइम पे 15% से रेट बढ़ा के ले सकता है लैंडलॉर्ड. एक्सप्लेनेशन फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज द एक्सप्रेशन एक्सपेंसेस इनकर्ड इन रिलेशन टू द एग्जीक्यूशन ऑफ एनी वर्क स्पेसिफाइड देयरिन मीन्स द टोटल कॉस्ट इनकर्ड. जितना भी खर्चा आया है टोटल कॉस्ट इनकर्ड. Therefore, as certified by a municipal authority or architect from the a panel of architects notified by the state government. तो इसमें कोई आर्किटेक्ट होता है, उसने बताया कितना खर्चा आया है, या म्यूनसिपल अथॉरिटी डिक्लेयर करती है कितना खर्चा आया है, जो स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करते हैं, देन उतना ही जो खर्चा है वो आप ले सकते हो. बी बिफोर मेकिंग एनी इंक्रीजेज अंडर क्लॉज ए, क्या करने का? बिफोर मेकिंग एनी इंक्रीजेज लैंडलॉर्ड शैल ऑपरेट सर्टिफिकेट. लैंडलॉर्ड क्या करना पड़ेगा? सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा. किससे? म्यूनसिपल अथॉरिटी से. दैट ही वॉज रिक्वायर्ड बाय इट टू मेक और प्रोवाइड सच एडिशन, कि करना ज़रूरी है, ऐसा म्यूनसिपल अथॉरिटी ने बोल रखा है, ऐसा सर्टिफिकेट उसको क्या है लाना पड़ेगा. एंड हैज़ कंप्लीटेड देम इन कन्फर्मिटी विद द रिक्वायरमेंट.
रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको कंप्लीट करके देना पड़ेगा। इफ़ अ लैंडलॉर्ड व्हेन रिक्वायर्ड बाय म्युनिसिपल अथॉरिटी टू एग्जीक्यूट द वर्क, म्युनिसिपल अथॉरिटी ने बोला कि वो काम करके दो बोल के, ऑफ एनी सच एडिशनल इंप्रूवमेंट अल्टरेशन और एमिनिटीज फेल टू डू सो, और ऐसा करने से फेल हो जाता है कौन, लैंडलॉर्ड। द टेनेंट और द टेनेंट्स इंटरेस्टेड इन द वर्क में सीक द अप्रूवल ऑफ म्युनिसिपल अथॉरिटी, तो क्या करेंगे, म्युनिसिपल अथॉरिटी से वो टेनेंट खुद अप्रूवल लेगा फॉर एग्जीक्यूटिंग सच वर्क, के लिए, वो वर्क कराने के लिए। द म्युनिसिपल अथॉरिटी शैल ग्रांट अप्रूवल, म्युनिसिपल अथॉरिटी क्या करती है, ग्रांट अप्रूवल कर देती है उसका, अनलेस other measures are taken by it to execute the said work. While granting the approval, the municipal authority shall specify the nature of work. Upon such approval being granted, the tenant shall be entitled to execute such said work, and the expenses incurred or such work shall for all purpose be binding on the landlord. The tenant shall also be entitled to deduct amount of expenses incurred for such work from the rent which from time to time become due by them to the landlord, or otherwise recover such amount from him. पहले क्या करेगा, म्युनिसिपल अथॉरिटी बोलेगा लैंडलॉर्ड की करके दो ये ज़रूरी जो है इम्प्रूवमेंट, और करके दो। अगर फिर फेल हो जाता है, लैंडलॉर्ड नहीं करके देता है, तो क्या करेगा, टेनेंट खुद एप्लीकेशन करेगा, और क्या कर सकता है, म्युनिसिपल अथॉरिटी उनका एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्ट भी कर सकती है, और वो वर्क जिस तरह से लैंडलॉर्ड करने वाला था उस तरह से टेनेंट करके लेगा, और टेनेंट करने के बाद जो खर्चा उसको आया है वो डिडक्ट करके लेगा, वो जो रेंट देता है अपने लैंडलॉर्ड को उसमें से। प्रोवाइडेड दैट वेयर सच वर्क इज जॉइंटली एग्जीक्यूटेड बाय टेनेंट, द अमाउंट टू बी डिडक्टेड और रिकवर्ड बाय ईच टेनेंट shall bear the same proportion as the rent payable by him in respect of his premises bear to the total amount of the expenses incurred for such work. अगर एक से ज़्यादा टेनेंट होंगे और उन्होंने साथ में मिलकर ये काम करा के लिया है, तो सबके इसमें से सेम पोर्शन में जो होगा ईच टेनेंट के पास से सेम अमाउंट माइनस करके वो जो है दिया जाएगा लैंडलॉर्ड को। प्रोवाइडेड फर्दर दैट द टोटल अमाउंट सो डिडक्टेड और रिकवरेबल शैल नॉट एक्सीड, डिडक्ट मतलब माइनस करके जो टेनेंट के पास, जो टेनेंट ले रहा है लैंडलॉर्ड से माइनस करके रेंट दे रहा है, तो उसमें से आधा रेंट दे रहा है 50%, और बाकी वो काट के ले रहा है जो उसने काम किया उसके वास्ते, तो वो अमाउंट जो है एक्सपेंसेस की वो कितनी होना है, नॉट एक्सटेंडेड अमाउंट एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर सच वर्क, जितना काम करने के लिए लगा है खर्च तो उतना ही लेना चाहिए उन्होंने। मतलब समझो 1 लाख रुपये लगा है, तो 1 लाख रुपये रेंट में से 50% इनका एक रेंट था 1,00,000 रुपये सपोज, तो 1,000 में से क्या करेंगे, 500 रुपये देंगे, 500 रुपये नहीं देंगे। ऐसा कब तक करेंगे, जब तक इनका 1 लाख रुपये रिकवर नहीं हो जाता। देन उसके बाद वो क्या करेंगे, उसको फिर से 1,000 रुपये देना स्टार्ट कर देंगे। ये बताता है सेक्शन बस। एक्सप्लेनेशन फॉर द पर्पज ऑफ दिस सबसेक्शन, द एक्सप्रेशन म्युनिसिपल अथॉरिटी किसको इंक्लूड करती है इस टर्म के अंदर, वो बताया गया है फ्रेंड्स। तो इसमें फर्स्ट क्या है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन आता है, म्युनिसिपल कमिश्नर आता है, एनी कोई ऑफिसर भी होता है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन अथॉरिटी का, तो वो भी आता है, या उसके बिहाफ में किसी को करते हैं अपॉइंट, वो भी आता है। म्युनिसिपल काउंसिल आता है, चीफ ऑफिसर ऑफ काउंसिल आता है, इसमें कंटोनमेंट आता है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ कंटोनमेंट भी आता है फ्रेंड्स इसमें। द एक्सप्रेशन एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर सच वर्क मीन्स टोटल कॉस्ट सर्टिफाइड बाय द म्युनिसिपल अथॉरिटी, जो कॉस्ट लगाया म्युनिसिपल अथॉरिटी ने उस खर्चे का उसको बोलेंगे एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर सच वर्क। और आर्किटेक्ट फ्रॉम द पीनल आर्किटेक्ट नोटिफाई द स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ने क्या नोटिफाई किया होना चाहिए वो आर्किटेक्ट को, देन वो जो खर्चा बताएंगे वो खर्चा जो है वो काम को लगा हुआ खर्चा उसको माना जाएगा। इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी वर्क एग्जीक्यूटेड बाय टेनेंट अंडर क्लॉज सी एंड वेयर द टोटल amount expenses incurred of such work is deducted or recoverable by tenant or tenant as the case may be according with the provision thereto, the landlord shall entitled to make the increases permitted under clause A, and such increases of rent shall be payable from the month following the month in which such total amount is so deducted or recovered। सेम बताया फ्रेंड, इंक्रीज करने सकते हैं रेंट और टेनेंट माइनस करके ले सकता है रेंट बोलकर। देन है हमारा 4A, द लैंडलॉर्ड शैल आल्सो बी फर्दर इंटाइटल टू मेक ऑन अकाउंट ऑफ स्पेशल और स्ट्रक्चरल रिपेयर, ऐसा कुछ स्ट्रक्चरल और स्पेशल रिपेयर होता है, तो वो टाइम पे भी क्या होगा, लैंडलॉर्ड इंटाइटल रहेगा रेंट बढ़ाने के लिए। मेड बाय हिम इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस सबसेक्शन, टेम्प्रेरी इंक्रीज इन द रेंट, में क्या है टेम्प्रेरी, जब तक वो पैसा फिट नहीं जाता तब तक टेम्प्रेरी रेंट में इंक्रीज करेगा।
by addition to rent in the manner prescribed at the rate not exceeding 25%. कितना 25% से क्यों है, ज़्यादा नहीं बढ़ाएगा लेकिन वो. The standard rent and the increases of the rent shall be payable from date of completion of the repairs till the amount of the expenditure for such repair is recovered from the tenant. रिकवर करके लेंगे टेनेंट के पास से. एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है इसको फ्रेंड. नथिंग इन दिस सबसेक्शन शैल अप्लाई टू द स्ट्रक्चर रिपेयर और बिल्डिंग्स कैरिड आउट बाय द मुंबई रिपेयर एंड रिकंस्ट्रक्शन बोर्ड चैप्टर 8 ऑफ द महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट एक्ट. तो किसको अप्लीकेबल नहीं होता है, तो इसको ये क्या होता है, स्ट्रक्चर रिपेयर जो होता है वो इसको अप्लीकेबल नहीं होता है ये एक्ट के अंदर. बिफोर मेकिंग एनी इंक्रीजेस अंडर क्लॉज ए the landlord shall obtain in prescribed manner and in the prescribed form declaration from the prescribed authority. किसी prescribed authority का डिस्क्रिप्शन लेना ज़रूरी है. और सर्टिफिकेट फ्रॉम आर्किटेक्ट फ्रॉम अ पैनल ऑफ आर्किटेक्ट नोटिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट asserting that it is necessary to undertake such repair. नेसेसरी है क्या है, वो रिपेयर करने के लिए. एंड स्पेसिफाइंग द नेचर एंड एक्सटेंट टू ऑफ रिपेयर. तो नेचर किस तरह से होना चाहिए वो रिपेयर का वो भी बताया जाता है. रिक्वायर एंड द एस्टीमेट कॉस्ट, और उसका जो एस्टीमेट कॉस्ट आएगा, खर्चा कितना आएगा. देयर फॉर एंड फॉर आफ्टर सच रिपेयर आर कैरिड आउट, उसके बाद वो काम किया जाता है. द लैंडलॉर्ड शैल आल्सो ऑब्टेन इन द प्रिस्क्राइब मैनर एंड द प्रिस्क्राइब फॉर्म अ सर्टिफिकेट फ्रॉम सच प्रिस्क्राइब अथॉरिटी और सच आर्किटेक्चर confirming that the repair were carried out in accordance with the declaration or as the case may be. The certificate aforesaid and fixing the date of completion of the repair and the actual expenses thereof. जितना expenses actual आता है उस पर उतना लेने का अधिकार है खाली. The increases in rent under clause A shall be recoverable from all the tenant. जो increase करते हैं वो all tenants से recover कर लेने का अधिकार है किसको, landlord को. Occupying premises in the building on the basis of the actual expenses incurred as specified in the certified, जो सर्टिफिकेट में दिया हुआ है, from the municipal authority or architect aforesaid, and the amount to be recovered from each tenant shall be at the same proportion as the rent payable by him in respect of his premises bear to total amount of actual expenses together with interest as aforesaid. together with interest के साथ जो है वो जो स्टैंडर्ड जो खर्चे के लिए म्यूनसिपल अथॉरिटी ने बताया था कि इतना इतना खर्चा आएगा बेसिक स्ट्रक्चर पे, तो वो स्ट्रक्चर पे जितना खर्चा आएगा उतना जो अमाउंट है वो रेंट में बढ़ा के रिकवर करके हर टेनेंट से बराबरी का ले सकता है. देन है हमारा सेक्शन 12 इंक्रीजेस इन रेंट ऑन अकाउंट ऑफ पेमेंट ऑफ रेंट्स. तो फ्रेंड्स इतना देखते हैं या बाद में देखेंगे, हम इतना देख लेते हैं हम लोग, उसके बाद फिर हम ख़त्म करते हैं आज का वीडियो हमारा. इंक्रीजेस इन रेंट ऑन अकाउंट ऑफ पेमेंट ऑफ रेंट. इंक्रीज कर सकते हैं रेंट कब कर सकते हैं, वेन लैंडलॉर्ड इज़ रिक्वायर्ड टू पे गवर्नमेंट को अगर लैंडलॉर्ड को कुछ पे करना पड़ रहा है या फिर लोकल अथॉरिटी को या कोई स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी प्रीमाइसेस अ फ्रेश रेट सेस चार्जेस टैक्स लैंड असेसमेंट ग्राउंड रेंट लैंड और एनी अदर लेवी लैंड्स एंड बिल्डिंग्स. इंक्रीजेस इन क्या होता है फ्रेंड इसमें, इन शॉर्ट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी या स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है, जैसा लाइट बिल है, जैसा घर पट्टी है, जैसा टैक्स बढ़ गया कोई, वाटर बिल है, ये जो टैक्सेस है ये लैंडलॉर्ड को अधिकार है कि ऐसे टैक्स अगर बढ़ते हैं तो उस पर लैंडलॉर्ड जो है रेंट बढ़ा के ले सकता है. 10 बोलता है कि रेंट बढ़ा के लेना इलीगल है, 11 बोलते हैं कि ले सकता है. कब ले सकता है, जब कोई रिपेयर करते हैं. तो 12 बोलता है कि इंक्रीजेस बढ़ा के ले सकते हैं, इलीगल नहीं होगा. कब नहीं होगा, कि अगर कोई भी एक्सपेंसेस टैक्स वगैरह बढ़ता है तो क्या होता है, अगर वो लेते हैं तो वो एक्सेसिव नहीं होगा, वो इलीगल नहीं होगा. एंड एनीथिंग कंटेन इन ऑन प्रोविजन बट सेव एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइड इन एनी अदर लॉ फॉर टाइमिंग इन फोर्स बी इंटाइटल टू मेक इंक्रीज इन रेंट. इंक्रीज रेंट करके ले सकता है इन शॉर्ट, वो ये बताता है बस सेक्शन 12. प्रोवाइडेड दैट द इंक्रीजेस इन रेंट शैल नॉट एग्जिट अमाउंट ऑफ एनी सच रेट. जितना बढ़ाया गया है रेट सेक्स एक्सेल लैंड ग्राउंड टैक्स तो उतना ही लेना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं लेना चाहिए. Where the rent is inclusive of charge of electricity and water and landlord is required to pay increases in these charges in respect of any premises, he shall entitled to make increase in rate of premises by amount not exceeding the additional amount payable by him respect of such premises. जितना बड़ा है उतना ही लेना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल वाटर बिल उतना, उससे ज़्यादा लेना नहीं चाहिए, तब बताता है. द अमाउंट ऑफ द इंक्रीजेस इन रेट रिकवरेबल फ्रॉम ईच टेनेंट. हर एक टेनेंट से रिकवर कर लेना चाहिए रेंट में से.
Subsection 1 and 2 shall bear the same proportion as the rent payable by him in respect of his premises bear to the total amount of any such rent, sales charge, tax, land assessment, ground rent of land or any other levy on lands and buildings or increases in electricity bill और वाटर चार्जेस एज द केस में भी जो होता है उसके हिसाब से हर टेनेंट के पास से रिकवर करके लेने का सेम अधिकार है। देन आता है हमारा सेक्शन 13। सेक्शन 13 बताता है कि सर्टन इंक्रीजेस इन रेंट एक्सेप्टेड। एनी इंक्रीजेस ऑफ रेंट, जो इंक्रीज होता है रेंट का अंडर एनी ऑफ द फॉरगोइंग प्रोविजन 11 और 12 की। तो 10 में बोला है कि इलीगल है रेंट बढ़ाना, लेकिन 11-12 में बताया गया कि रिपेयर करते हैं या टैक्स लगता है तो ले सकते हैं। शल नॉट बी डीम, क्या होगा, नॉट बी डीम टू बी इंक्रीजेस फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 10। सेक्शन 10 में जो इलीगल बताया गया है उसके लिए 11 और 12 इलीगल नहीं है, ऐसा बताता है हमारा सेक्शन 13। देन है हमारा सेक्शन 14। लेकिन फ्रेंड अभी हम क्या करते हैं, अभी हमारा 14 ये हमारा लास्ट है, लेकिन उसके बाद हमारा थर्ड चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए हम सेक्शन 14 देख के ख़त्म करते हैं। प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा फ्रेंड, क्योंकि हम जल्दी छोटा करने के ख़त्म करने के चक्कर में जाएंगे तो हमारा डीप स्टडी नहीं होगा। तो चलिए टाइम नहीं ख़राब करते, ख़त्म करते हैं हमारा सेक्शन 14 जो आज का लास्ट सेक्शन है। फ्रेंड्स बने रहिए प्लीज़ मेरे साथ लास्ट तक, पर बहुत हेल्पफुल होगा आपके एग्ज़ाम के लिए। लैंडलॉर्ड ड्यूटी टू कीप प्रीमाइसेस इन गुड फ्रेंड। शॉर्ट में इसको बताती हूँ मैं आपको। लैंडलॉर्ड का क्या ड्यूटी है कि वो जो भी प्रीमाइसेस है उसको गुड रिपेयर करके रखना चाहिए। ऐसा नहीं हो रहा है कि उसकी दीवार गिरने वाली है, उसकी छत गिरने वाली है, उसमें कुछ नुकसान होने वाला है, तो वैसा नहीं रख सकता है। लैंडलॉर्ड को जिम्मेदारी है कि वो गुड रिपेयर करके रखना चाहिए। Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force and in the absence of agreement, agreement भी नहीं किया हुआ है कुछ, for the contrary by the tenant, every landlord shall be bound to keep premises in good and tenable repair। ऐसा रिपेयर होना चाहिए जिसमें कि नुकसान ना हो समझो टेनेंट का। If the landlord neglect to make any repair which he is bound to make under subsection 1 within reasonable time after the notice of 15 days served upon him by the post or in any other manner by the tenant or jointly by the tenant increase in such repair, such tenant or tenant may themselves make some same and deduct the expenses of such repair from the rent or otherwise recover from them landlord। क्या होता है कि लैंडलॉर्ड की ड्यूटी है कि रिपेयर करना, पर लैंडलॉर्ड क्या कर रहा है, निगलेक्ट करना है। तो लैंडलॉर्ड अगर निगलेक्ट कर रहा है तो टेनेंट की क्या ड्यूटी आएंगी कि उसको नोटिस देना पड़ेगा पहले। किसको, लैंडलॉर्ड को क्या करना पड़ेगा, टेनेंट ने एक नोटिस दिया, किसको दिया, लैंडलॉर्ड को। कितने दिन का दिया, 15 दिन का नोटिस देगा वो। और वो नोटिस कैसे दे सकते हैं, पोस्ट से भी दे सकते हैं या किसी और मैनर से भी उसको दिया जा सकता है। तो टेनेंट ने लैंडलॉर्ड को 15 दिन का नोटिस दिया, फिर भी लैंडलॉर्ड ने जो है रिपेयर्स जो थे वो नहीं किया, और वो रिपेयर नहीं किया इसलिए टेनेंट ने क्या किया, वो रिपेयर करा के ले लिया। तो जो खर्चा आया है वो खर्चा जो है वो डिडक्ट करके ले सकता है रेंट में से। देन ए प्रोवाइडेड दैट वेयर द रिपेयर आर जॉइंटली मेड, सेम है फ्रेंड जो हमने ऊपर देखा। अगर एक से ज़्यादा टेनेंट रहते हैं उन्होंने जॉइंटली करके लिया होता तो रिकवर्ड जो इंटरेस्ट और ईच टेनेंट जो होगा हर एक टेनेंट से बराबर का प्रोपोर्शन में क्या होगा, माइनस करके दिया जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट के साथ होगा। वो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा फ्रेंड, 15% होगा पर एनम के हिसाब से, उससे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लगेगा। 15% पर एनम इंटरेस्ट लगता है इस टाइम के इसमें। प्रोवाइडेड फर्दर दैट द अमाउंट सो डिडक्टेड आर रिकवरेबल इन एनी ईयर शैल नॉट एक्सीड 1/4। तो कितना, हर साल 1/4 से ज़्यादा जो है वो डिडक्ट करके रेंट नहीं देना चाहिए टेनेंट। लैंडलॉर्ड को क्या पता लैंडलॉर्ड उसी के ऊपर चढ़ रहा हो, उसका खर्चा ही वो हो कि टेनेंट की जो इनकम आती है वो। तो टेनेंट क्या कर सकता है, 1/4 से ज़्यादा नहीं माइनस करके दे सकता है उसको रेंट, उसमें से ही उसको माइनस करके बचे वाले में से रिकवर करके लेना पड़ेगा उसका जो भी एक्सपेंसेस है। फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग द एक्सपेंसेस ऑफ द रिपेयर मेड अंडर सबसेक्शन 2 द अकाउंट टुगेदर विद द वाउचर मेंटेन बाय द टेनेंट शैल बी कंक्लूसिव एविडेंस। तो वो क्या होगा, जो बिल्स वगैरह जो है खर्चे के उसके हुए वाले वो बिल्स क्या हो गए, कंक्लूसिव एविडेंस होगा कि उसने इतना खर्चा किया। एक्सपेंडिचर एंड शैल बी बाइंडिंग ऑन द लैंडलॉर्ड, और लैंडलॉर्ड पे क्या होगा, बाइंडिंग होगा। लैंडलॉर्ड ये नहीं बोल सकता कि चल तूने इतना खर्चा नहीं किया तो झूठ बोल रहा है, उसके पास है वो बोल रहा है तो वो कंक्लूसिव प्रूफ है और उसने किया ही है, ऐसा माना जाएगा। सो फ्रेंड्स आज के लिए हमारा चैप्टर यहीं ख़त्म करते हैं, सेक्शन हमारा जो लेक्चर है वो ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।